दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में मैं बताऊंगा आपको एमएस एक्सेल के 20 इंफॉर्मेशन कैटेगरी फंक्शन के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और वहां सीखेंगे हम इन फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शंस के टेक्स्ट और उनके क्या वैल्यू रिटर्न होंगे उनके लिए मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट का ब्लैंक कॉलम बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। दोस्तों इस फंक्शन में आर्गुमेंट ऑप्शनल होते हैं। आप चाहे तो सेल डिफरेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ये एक्टिव सेल के ऊपर ही काम करेगा। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं सेल फंक्शन और यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस, यहाँ पे अगर हम कोई रेफरेंस नहीं देंगे तो ये हमारा एक्टिव सेल के ऊपर काम करेगा। जो भी एक्टिव सेल होगा उसका एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे D8 आ रहा है, ये D कॉलम हो गया और ये 8 नंबर रो हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा ये D9 हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शनल भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस को, अदरवाइज आप कोई रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे तो उस सेल के एड्रेस को ये आपको दिखाएगा। जैसे ये E7 एड्रेस है। सेल फंक्शन आपको फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी में मोर फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन कैटेगरी में मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इन्फो टाइप देना है, जो कि यहाँ पे मैंने इंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे COL और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेता हूँ ये वाले सेल का, E7 का, और करता हूं ओके। ये नंबर 5 कॉलम नंबर रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे E7 को डिलीट कर दें तो आप देखेंगे नंबर 4, ये D जो है हमारा नंबर 4 कॉलम है। अब नेक्स्ट है ऑप्शन कलर। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, अगर आप किसी सेल के लिए कोई निगेटिव कलर का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके और यहाँ पे नंबर में निगेटिव कलर का ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूं 100। अब जब मैं इंटर करूंगा तो ये कलर में शो होगा इक्वल टू सेल और यहाँ पे हम ले लेंगे कलर और ये वाला सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले के रेफरेंस में E7 यूज करूं तो देखिएगा यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई नंबर फॉर्मेटिंग सेट नहीं की है। उसके बाद बात करते हैं कंटेंट्स की। जैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो 85.5% है, जो कि एक नंबर फॉर्मेट है जो परसेंटेज के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करें कंटेंट्स के साथ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो रिटर्न आएगा यहाँ पे 0.855। इसके बाद है फाइल नेम। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेल फंक्शन में फाइल नेम और ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ। ये है मेरा इस सीट का कंप्लीट एड्रेस। इसके बाद है फॉर्मेट। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं सेल और यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मेट और यहाँ पे ये वाला सेल हम ले लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। इंटर कीजिए, ये P1 आया। अगर एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग परसेंटेज है और वहां पे 1 डेसिमल प्लेस है, उसके लिए P1 रिटर्न करेगा। अगर इसके डेसिमल प्लेस को हम इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम एडिट करके इंटर करते हैं, P2 आया। वैसे ही आप किसी जनरल सेल फॉर्मेट वाले को इसमें डाल देंगे, उसका फॉर्मेट जो आएगा वो G में होगा। अगर आप यहाँ पे कोई टाइम का फॉर्मेट इंटर करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू D9 आएगी। तो इस तरह से ये अलग अलग सेल्स के फॉर्मेट के हिसाब से कोड डिस्प्ले करता है। एक्चुअली इस कोड को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पैरेंथेसिस की। एमएस एक्सेल में किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर ब्रैकेट में डिस्प्ले किया हुआ है तो वहां पे पैरेंथेसिस यूज करने पे 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं इस फंक्शन का सेल और यहाँ पे हम ले लेंगे पैरेंथेसिस। इसमें रेफरेंस के तौर पे हम ये वाला सेल ले लेते हैं। इंटर करिए, यहाँ पे 0 वैल्यू रिटर्न आ रहा है, लेकिन इस सेल के फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर दीजिए। कस्टम फॉर्मेट पे जाके यहाँ जनरल की जगह कर दीजिए ब्रैकेट ओपन 0 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये हुआ आप कोई भी नंबर यहाँ डालेंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। यहाँ पे इसको इंटर करिए, ये 1 रिटर्न कर रहा है। यहाँ इस सेल में कोई भी वैल्यू आप अगर लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसके बाद आता है प्रीफिक्स। यहाँ पे लिखिए इक्वल टू सेल और इसमें हम ले लेते हैं प्रीफिक्स और यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए E15 सेल का एड्रेस लेते हैं। अब
यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ऐसा सिंगल कोट आएगा। अगर हम इसकी अलाइनमेंट राइट कर देते हैं और इस फॉर्मूले को आप करिए एडिट और इंटर, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट आएगा। अगर इसको सेंटर कर देंगे यहां से जाके और इसको इंटर करिए एडिट करके, तो ये ऐसा सिंबल डिस्प्ले करेगा। तो प्रीफिक्स का यूज हम करते हैं अलाइनमेंट चेक करने के लिए। ये आपको टेक्स्ट पे ही काम करेगा, नंबर्स का कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, इसलिए नंबर्स पे ये काम नहीं करेगा। इसके बाद बारी आती है प्रोटेक्ट की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे एक्सेल सीट का हर सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड रहता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू सेल और यहाँ पे हम ले लेते हैं लीजेंड में प्रोटेक्ट और रेफरेंस के तौर पे हम इसके जस्ट बगल वाला सेल ले लेते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 1 इफ सेल इज लॉक्ड, मतलब ये सेल जो है हमारा लॉक है। इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और प्रोटेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसको अनलॉक कर दीजिए और इसको एडिट करके इंटर कर दीजिए। 0 आया, मतलब ये सेल अब आपका अनलॉक हो गया। आप कभी भी प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सेल लॉक नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है रो की। इसमें बेसिकली आप लीजेंड के तौर पे रो का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ले लीजिए रो और आप चाहे तो रेफरेंस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे लीजिए ये 17 नंबर रो आ गया। वैसे ही अगर मैं इस सेल के रेफरेंस को चेंज कर दूं तो आप देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर रो आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी सेल रेफरेंस नहीं देते हैं तो आपका एक्टिव सेल जो होगा उसके रो नंबर को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद नीचे है टाइप, यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेल और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइप और यहाँ पे हम इस सेल रेफरेंस में ये जस्ट बगल वाला सेल ले लेते हैं, इंटर कीजिए। यहाँ पे आएगा बी फॉर ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस टाइप करते हैं तो वो आपको यहाँ पे एल शो करेगा, स्मॉल एल लेटर। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं तो ये आपका वी मार्क आएगा। अब सबसे लास्ट है विड्थ। इसका यूज हम करते हैं अपने कॉलम के विड्थ को जानने के लिए। जैसे हम इसका यूज करके देख लेते हैं, सेल यहाँ पे हम ले लेते हैं विड्थ और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर। ये 59 रिटर्न किया। वैसे ही अगर आप इसमें किसी सेल का रेफरेंस को देते हैं, इंटर कीजिए, इसका 12 है। अब ये 12 नहीं होगा, हो सकता है डेसिमल प्लेस में हो। राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं यहाँ से, जी हाँ 11.56, मतलब 12 से कम है। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल सीट में सेल फंक्शन का यूज करके तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एरर डॉट टाइप। यह फॉर्मूला किसी भी एरर को एक नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें एरर को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। सबसे पहला हमारा एरर है हैश नल। ये एरर कब आएगा? हम यहाँ पे यूज करते हैं सम का फॉर्मूला और इस सम के फॉर्मूले में इस रेंज को हम रेफर करते हैं। यहाँ इस फॉर्मूले में हमने इस दोनों सेल को ऐड करने का जो ऑपरेटर यूज किया है, इसकी जगह स्पेस दे देते हैं, ये एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे एरर डॉट टाइप में इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 1 रिटर्न किया। अगर ये एरर आप एरर डॉट टाइप फंक्शन में इनपुट करते हैं तो 1 रिजल्ट आएगा। वैसे ही दूसरा है डिवीजन। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको ऐसा एरर आएगा। अगर इस एरर को हम इस फॉर्मूले में इनपुट करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2। नेक्स्ट एरर है हमारा वैल्यू। अगर आपका डेटा टाइप मिसमैच होता है तो ऐसा एरर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और इन दोनों सेल को फॉर्मूले में ऐड करते हैं, हैश वैल्यू एरर आया। अगर आप इस एरर को एरर डॉट टाइप में इनपुट करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा नंबर 3। नेक्स्ट एरर है रेफरेंस। यहाँ पे हम इन दोनों सेल को ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक सेल को डिलीट कर देते हैं तो आपके सामने जो एरर आएगा वो कुछ ऐसा एरर होगा जिसको हम रेफरेंस एरर बोलते हैं। और इस एरर को हम अपने एरर डॉट टाइप फंक्शन में लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा नंबर 4। नेक्स्ट एरर है हैश नेम। ये एरर तब आता है जब आप किसी फॉर्मूले के नेम को गलत ढंग से लिखते हैं या किसी गलत सेल एड्रेस को अपने फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सम फंक्शन, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले की जगह हम कोई अलग टेक्स्ट टाइप करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। जैसे यहाँ पे एक और यू टाइप कर देते हैं। इस नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं होता है। जब हम ये फॉर्मूला इनपुट करेंगे अपने एक्सेल में तो हमारे पास हैश नेम एरर आएगा और इस एरर को हम अपने इस एरर डॉट टाइप फंक्शंस में इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा नंबर 5। ऐसा एरर तब भी आएगा जब आप किसी गलत सेल रेफरेंस को इसमें ऐड करते हैं। जैसे G2 की जगह केवल मैं G यूज करूंगा, फिर भी हमारे पास ऐसा ही एरर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एरर है हमारा नम।
ये एरर तब आता है जब आप एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला इनपुट करते हैं जो कि यहाँ पे अनसपोर्टेड है। मैं यहाँ पे इस 650 के ऊपर पावर देता हूँ इस 781 वाले सेल का। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास नम एरर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल नंबर है और ये एक्सेल को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा ये वाला सेल जिसमें हमारा एरर आया हुआ है। अगर हम इसको इनपुट करते हैं तो हमारे सामने जो एरर का रिजल्ट आएगा वो होगा नंबर 6। इसके बाद इस फॉर्मूले का सबसे लास्ट एरर है वो है #NA। जनरली ये एरर तब आता है जब किसी वैल्यू को आप किसी रेंज में फाइंड करते हैं और वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एक्सेल में एक फंक्शन होता है मैच। मैच फंक्शन क्या करता है, आप कोई भी लुकअप वैल्यू इसमें देंगे और वो एक रेंज में सर्च करेगा कि वो वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 790 और ये वैल्यू मैं सर्च करूंगा इन दोनों सेल में और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे। ये वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं होगा क्योंकि जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया है यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में ऐसा एरर आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे error.type फंक्शन और इसमें आप ले सकते हैं #NA या आप ये वाला सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो होगा 7। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले के एरर को आइडेंटिफाई करके और उसको एक नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम एरर को चांस को कम कर सकें। दोस्तों error.type में और भी लीजेंड्स हैं जिनको कि मैं आपको बता देता हूं। गेटिंग डेटा, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक्सटर्नल डेटा या कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर काम करते हैं तो ये एरर आता है और इस एरर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे नंबर 8 रिटर्न करेगा। तो एक बार मैं क्विकली इन सारे लीजेंड्स के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे पहला एरर है हमारा नल, वो तब आएगा जब आप किसी फॉर्मूले में इनकरेक्ट रेंज ऑपरेटर या फॉर्मूला को इनपुट करते हैं। दूसरा डिवीजन एरर, ये आप किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये एरर आएगा। नेक्स्ट, आपका अगर डेटा टाइप मिसमैच होता है उस केस में ऐसा एरर आता है। ये एरर उस समय भी आएगा जब आप कोई टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद रेफरेंस एरर, इसमें अगर किसी सेल को आपने फॉर्मूला में यूज किया है और वो डिलीट हो जाता है तो वो इनवैलिड रेंज होगा, तो उस केस में रेफरेंस एरर आएगा। उसी तरह आप किसी गलत सेल एड्रेस या गलत फॉर्मूला इनपुट करेंगे अपने एक्सेल वर्कशीट के सेल में तो आपको नेम एरर आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जो एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए #num एरर आएगा। इसके अलावा कोई भी एरर आता है तो वो आपका #NA आएगा। ये बेसिकली मैच और VLOOKUP या इंडेक्स, मतलब जहां भी आपको लुकअप से रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे वहां पे #NA का एरर आएगा। और लास्ट में गेटिंग डेटा एरर, जिसका आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं और वो इनकम्प्लीट होता है तो इस केस में ऐसा एरर आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक्सेल में टोटल 7 टाइप ऑफ एरर होते हैं जिसको आप error.type फंक्शन का यूज करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो नंबर आया है वो किस एरर के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इन्फो। यह फंक्शन हमारे वर्कशीट के करंट इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे टाइप करेंगे इन्फो। इस फंक्शन को आप फंक्शन लाइब्रेरी के द्वारा भी ला सकते हैं। तो फॉर्मूला में जाएंगे और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाएंगे तो मोर फंक्शन में इंफॉर्मेशन नाम का फंक्शन होता है, तो आप यहां से भी इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए डायरेक्टरी और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आ गया आपका जो डिफॉल्ट लोकेशन है उसका पाथ। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिखूंगा इन्फो, और यहाँ पे चूज करने के लिए आएगा ऑप्शन, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो मेरा पहला जो टेक्स्ट है डायरेक्टरी है, तो मैं डायरेक्टरी पे क्लिक करके और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा करेंट लोकेशन होगा जहां पे मेरा फाइल सेव होगा। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आप जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ सेव बटन दिया हुआ है, सेव पे क्लिक करिए। आपका ये डिफॉल्ट सेव लोकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ई ड्राइव में मेरा फाइल सेव होगा। कर दीजिए ओके और इस फॉर्मूले को कर दीजिए अपडेट। तो इसको करने के लिए F2 प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लीजेंड है नम फाइल।
यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इन्फो और नम फाइल ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे, मेरे सामने आएगा नंबर 5। ये वर्कबुक के काउंट ऑफ सीट को डिस्प्ले कर रहा है। इसमें कोई नया वर्कबुक ओपन होता है तो उसके वर्कशीट के काउंट को भी यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने बुक 4 के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिया और इस फॉर्मूले को मैं अपडेट करता हूं तो देखिएगा ये 6 हो जाएगा। मतलब आपके जितने भी वर्कबुक ओपन हैं उनमें कितने काउंट ऑफ सीट्स हैं, चाहे वो हाइड हो अनहाइड हो, वो सारे सीट के काउंट आपको यहाँ पे दे देगा। अगर यहाँ से मैं कुछ सीट्स को डिलीट कर दूं तो उनके काउंट्स को यहाँ पे ये अपडेट कर देगा। इसके बाद है ओरिजिन। हम इस लीजेंड्स को यूज करके देख लेते हैं। इन्फो और हम यहाँ पे यूज करेंगे ओरिजिन या $A, ये हमारा टॉप सेल हो गया। उसके बाद कॉलम देकर जो $A1 आया है ये मेरा विजिबल सेल है। अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ, इस सीट का जो पहला कॉलम होगा वो ए होगा और जहां से हमारा विजिबल सेल शुरू हो रहा है, विजिबल कॉलम शुरू हो रहा है, वो B1 है। अब नेक्स्ट लीजेंड्स आता है ओएस वर्जन इन्फो। उसके बाद आप यहाँ पे चौथे नंबर पे ओएस वर्जन ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज इंटर। अभी जो आप करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने पीसी के ऊपर, उसका वर्जन यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लीजेंड है रिकैल्क। इस लीजेंड्स का यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके वर्कशीट में जो कैलकुलेशंस का मेथड है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू इन्फो और यहाँ पे आप ले लीजिए रिकैल्क। अभी वर्कशीट का कैलकुलेशंस मेथड है वो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे कैलकुलेशंस का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ, इसको मैं अपडेट करूंगा, अभी बताएगा ये मेरे वर्कशीट का जो कैलकुलेशंस मेथड है वो मैनुअल है। इसके बाद नेक्स्ट लीजेंड है रिलीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इन्फो फंक्शन है ये हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल में है जो कि 2013 से शुरू होता है। उसके पहले ये फंक्शन नहीं होता था। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज करके पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इन्फो और यहाँ पे ले लेंगे सेकेंड लास्ट रिलीज और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है, मैं 2016 वर्जन यूज कर रहा हूँ जिसका कि यहाँ पे वर्जन नंबर दिखा रहा है। अगर आप 2013 वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आएगा 15.0। मेरे सिस्टम पे अभी भी वो एक्सेल 2013 डाला हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं एक नया ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेम फंक्शन यूज करता हूँ इन्फो और यहाँ पे मैं चूज करूंगा रिलीज, इंटर करता हूँ। देखिएगा ये 15.0 आ रहा है जो कि 15 वर्जन ऑफ एक्सेल 2013 है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट लीजेंड्स के बारे में जो कि है सिस्टम। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू इन्फो और यहाँ पे ले लेंगे सिस्टम, इसको ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कीजिए। मैं जो अभी विंडो 10 32 बिट यूज कर रहा हूँ वो पीसी डॉस वर्जन का है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन फंक्शन का यूज करके हम अपने एक्सेल वर्कशीट और अपने विंडोज पीसी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इज ब्लैंक। इस फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला टैब में और यहाँ पे आपको मोर फंक्शन दिखेगा। इंफॉर्मेशन ग्रुप में आइए और यहाँ पे आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको 12 इज फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये सारे टेस्ट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जितने सारे फंक्शंस दिए गए हैं उन सारे का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इज ब्लैंक और ये वाला सेल इनपुट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ फॉल्स आया, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर वैल्यू है और यहाँ पे कोई ना कोई कंटेंट है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। और इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं जहां तक हमारा डेटा है। अब आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यू फॉल्स हैं लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू आया हुआ है, ये हमारा ब्लैंक सेल है। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ये भी तो हमारा एक ब्लैंक सेल ही है लेकिन यहाँ पे फॉल्स आया है। अगर आपका जो सेल ब्लैंक दिख रहा है वाकई में ब्लैंक है या नहीं तो इस फॉर्मूले की मदद से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे या आप इस सेल को एडिट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस है, इसलिए हम इस ब्लैंक फॉर्मूले का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सेल वाकई में ब्लैंक है या वहां पे कोई कंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है इज एरर। तो चलिए इसको यूज करके देख लेते हैं। इक्वल टू इज एरर और यहाँ पे हम ले लेंगे इस वाले सेल को
यहाँ जितने भी एरर हैं जो मैंने आपको पहले बताया था एरर डॉट टाइप फंक्शन में 7 टाइप ऑफ एरर होते हैं, इन सारे एरर्स को ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करके हमें बताएगा। अब देख सकते हैं आप जहां जहां ट्रू आया हुआ है वो हमारा एरर वाला वैल्यू है, और उसके अलावा जितने भी सेल हैं वहां पे कोई एरर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन इज एरर के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इज ई डबल आर करके एक फंक्शन है, ये भी हमारा एरर आइडेंटिफाई करके ही हमें देता है, लेकिन इसमें हैश एन ए वाला एरर नहीं आएगा। इज एरर, और हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। देखिएगा जहां भी एरर है वहां पे ट्रू आया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा हैश एन ए है यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया है। उसी तरह आप देख सकते हैं इज एन ए, यहाँ पे केवल हैश एन ए वाले एरर को ही ये डिस्प्ले करेगा, इज एन ए, और इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ फॉल्स आएगा और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये हैश एन ए को रिटर्न करेगा। जहां भी आपके सेल में हैश एन एरर होगा वहां पे इस फॉर्मूले को लगाइए, आपका एरर ट्रू में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब बारी आती है नंबर को चेक करने के कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहाँ पे इक्वल टू देके और इज इवन करिए और यहाँ पे आप वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें एरर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये एरर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे बस चेक कर रहे हैं कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 502, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है, वो आपको पता है। तो ये हमारा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कि ये हमारा इवन नंबर है और यहाँ पे ट्रू रिजल्ट दे रहा है। वैसे ही 717 ये एक ऑड नंबर है और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो जस्ट ये फॉर्मूला हमारा केवल नंबर के ऊपर काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे एरर आ गया, तो ये चेक करेगा कि आपका वैल्यू नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। वैसे ही इज ऑड जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे इज ऑड करेंगे और हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेम ऐसे ही रिएक्ट करता है, बस ये आपको इवन की जगह ऑड नंबर वाले वैल्यू को ट्रू करके दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इज फॉर्मूला, ये चेक करके बताएगा कि हमारे किस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है और वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। इज फॉर्मूला, और हम ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करके हम इसको ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बार में सम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैसे ही मैंने यहाँ पे किसी नंबर्स को 0 से डिवाइड किया है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला है, जहां जहां ट्रू आया है वहां पे कोई ना कोई मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब बारी आती है इज लॉजिकल, ये फंक्शंस के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है अपने सेल में वो लॉजिकल है या नहीं। तो इस पे आप टाइप करिए इज इक्वल टू इज लॉजिकल और इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जहां भी लॉजिकल फॉर्मूला इसको मिलेगा वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए नीचे जितने भी सेल्स हैं वो सारे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है 5 ग्रेटर देन 10, ये एक लॉजिक है जो हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न कर रहा है। हमारा अगला फंक्शन है इज नॉन टेक्स्ट, ये फंक्शन हमें ये चेक करके बताएगा कि हमारे सेल में लिखा हुआ वैल्यू या कंटेंट वो टेक्स्ट है या नहीं। अगर वो टेक्स्ट होता है तो वहां पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट और इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे कि जहां हमारा टेक्स्ट वैल्यू आया है वहां पे हमारा वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये नंबर वाला जो सेल है यहाँ पे ये बता रहा है फॉल्स, मतलब ये जो सेल है ये दिख तो रहा है नंबर लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसकी प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट है। और ये हमारा 717 वाला जो सेल है ये हमारा नंबर है और यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इज नंबर, ये हमें चेक करके बताएगा कि हमारे सेल में लिखा हुआ वैल्यू वो नंबर है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इज नंबर और इसमें हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। यहाँ पे आया फॉल्स, मतलब ये वैल्यू एरर है और ये कोई नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आया हुआ है, ये 1506 ये नंबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 502 यहाँ पे फॉल्स आएगा और यहाँ पे 545 ये भी फॉल्स आया क्योंकि ये दिख रहा है कि नंबर है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज टेक्स्ट, ये जस्ट इज नंबर के अपोजिट काम करता है। अगर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं इस फंक्शन में और इसको ड्रैग करेंगे तो जहां जहां नंबर में ट्रू आया है उसकी जगह इस फॉर्मूले में यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसने फॉल्स शो किया था, इसमें मैंने एक स्पेस डाला हुआ है और यहाँ पे ये ट्रू बता रहा है, मतलब कि ये टेक्स्ट है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका ये टेक्स्ट आ रहा है
और ये भी हमारा जो है वो ट्रू शो कर रहा है, मतलब ये नंबर में दिख रहा है वो टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट वाले कंटेंट को इसमें फिल्टर कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी का सबसे लास्ट फंक्शन है इज रेफरेंस। इज REF ये फंक्शन हमें ये चेक करके बताता है कि हमने इसमें कोई वैल्यू इंटर किया है या कोई सेल का रेफरेंस दिया है। जैसे इक्वल टू इज रेफ करेंगे और इसमें हम किसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमेशा ट्रू ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको ये फॉल्स शो करना है तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में किसी वैल्यू को इंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं इस फॉर्मूले को एडिट करके इसमें कोई टेक्स्ट या नंबर मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे ये फॉल्स शो करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में आप डायरेक्टली किसी वैल्यू को इनपुट करते हैं तो ये फॉल्स शो करेगा। अदरवाइज किसी सेल रेफरेंस को लेंगे तो वो ट्रू शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है n। यह फंक्शन किसी भी वैल्यू को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है। इस फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा फॉर्मूला टैब में और मोर फंक्शंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आपको मिलेगा n फंक्शन। इस फंक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक आर्गुमेंट खुलेगा और यहाँ पे आपको वो सेल का रेंज देना है या कोई वैल्यू इंटर करनी है जिसके लिए आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो इस वैल्यू में इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू n टाइप करेंगे। यहाँ पे भी आपको उस फंक्शन के लिस्ट आ जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं और जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे तक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप लिया था उसके हिसाब से ये नंबर में कन्वर्ट होके आ गया है। ये एक्चुअली एरर है इसलिए ये एरर आ रहा है। यहाँ पे 502 नंबर है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है। जैसे 717 ये एक नंबर है एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेट है और इसको इसने एक डेट के सीरियल नंबर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक्सेल में डेट भी एक नंबर ही होता है। इसके बाद यहाँ पे फॉल्स और ट्रू दिया गया है जो कि एक लॉजिकल वैल्यू है। ये फॉल्स को 0 रीड करता है और ट्रू को 1 रीड करता है। इसके अलावा इस फंक्शन में आप किसी और वैल्यू को इनपुट करते हैं तो उसके रिजल्ट 0 आएंगे। मतलब ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगा ही, एरर को छोड़ के। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है NA। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इस फंक्शन का यूज हम एरर को लाने के लिए करते हैं। तो इस फंक्शन को अपने एक्सेल में इनपुट करने के लिए टाइप करना होगा इक्वल टू NA और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर। तो ये था इस सीरीज का दूसरा सबसे छोटा फंक्शन NA। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है शीट। इस फंक्शन का यूज करके हम अपने एक्सेल वर्कबुक में दिए गए शीट के नंबर्स को जान सकते हैं। इस फंक्शन में आर्गुमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो ये एक्टिव शीट के ऊपर ही काम करेगा और उसकी पोजीशन निकाल के देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्कबुक में अभी 5 शीट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और इसमें एक्टिव शीट की पोजीशन जो है 5 है। लेकिन इस वर्कशीट में हम ये शीट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू शीट ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कोई भी रेफरेंस नहीं देते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे आया 8 जबकि इसको आना चाहिए था 5, क्योंकि आपको जो यहाँ पे ये 5 सीट दिख रहा है ये विजिबल है। हो सकता है इसमें कुछ सीट हाइड हो तो उसको आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी सीट पे और अनहाइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जितने भी सीट आपके हाइड होंगे इस वर्कबुक के लिए। हम इस सीट को यहाँ से मूव करके कहीं और पे रख देंगे और इसकी जो सीक्वेंस होगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब ये नंबर 4 पे आ गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस वर्कबुक में दिए गए सीट्स के नेम लिखे हैं और उसमें से कुछ रैंडम सेल एड्रेस है और मैं इस सीट नेम और सेल एड्रेस की सहायता से इसके पोजीशन को यहाँ पे दिखाऊंगा। हमें चाहिए सेल एड्रेस, तो इन दोनों को हमें कंबाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी अदर सीट का सेल एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सेल एड्रेस ले लिया और इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा। इसी पैटर्न में हम इन दोनों सेल में दिए गए वैल्यू को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा एंड, और ये सीट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंड देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद एंड, इसके बाद ये सेल एड्रेस वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करिए और इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। आप देखेंगे इस सीट का नेम कुछ ऐसा आ गया। अब हम इस सीट एड्रेस के ऊपर सीट फंक्शन लगाएंगे।
तो इक्वल टू सीट, और यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करूंगा मैं, इनडायरेक्ट, और इसमें हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिएगा इसकी पोजीशन यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया है वो किसी सेल में दिए गए सेल के रेफरेंस को डायरेक्ट करता है। मतलब आपने A8 में कोई वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है A8, अगर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको A8 वाले सेल पे मूव करेगा। तो ये काम होता है इनडायरेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये था हमारा सीट फंक्शन, जिसके द्वारा हम अपने एक्सेल वर्कबुक में सीट के इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सीट की पोजीशन को निकाल सकते हैं। अगर सीट फंक्शन को लिखकर अगर उसके अंदर आप किसी दूसरे सीट के सेल डिफरेंस को डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपको उसकी पोजीशन ये रिटर्न करके देगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सीट्स। जैसे सीट में हम अपने सीट की पोजीशन जानते हैं, वैसे ही यह फंक्शन किसी भी रेफरेंस में दिए गए सीट के नंबर्स को डिस्प्ले करता है। यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है अगर हम इसको इस सेल में यूज करेंगे तो हमें इस वर्कबुक में कितने काउंट ऑफ सीट्स हैं वो हमें यहाँ पे बताएगा। इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लगाया है सीट्स, और उसके अंदर जो हमने सीट की रेंज सिलेक्ट करी है, फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, ये हमारा पहला सीट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर सेल वाले सीट तक, मतलब फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, इन्फो और सेल, इन तीनों सीट को मिलाकर कितने काउंट ऑफ सीट्स हैं वो हमें रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीट्स और इसमें हम इस वाले सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ इन दोनों सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सीट में से किसी भी सेल का रेफरेंस हम ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटरफेस करिए। आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। मतलब इस सेल रेफरेंस में हमने जितने सीट्स को सिलेक्ट किया है उसके काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसे हम एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सीट्स का नेम दिया है। इस वर्कबुक में टोटल 4 सीट हैं। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो 4 होगा। लेकिन अगर इसी में हम किसी सेल के रेफरेंस को दे देते हैं तो उसके काउंट को ये 1 शो करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में जो हमने सेल रेफरेंस दिया है वो काउंट 1 है। अगर हमने इस दो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सीट 1 और 2 को, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। इसके बाद हम जब ये फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे हमें रिजल्ट 2 मिलेगा। सीट 1 सिलेक्ट किए और इसके बाद हम शिफ्ट दबा के सीट 2 सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें किसी सेल रेफरेंस को हम ले लेते हैं और यहाँ पे नंबर 2 आ गया। देख सकते हैं फॉर्मूला बार में मैंने यहाँ पे सीट 1 से लेकर सीट 2 तक के रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और काउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। अगर हमें सीट 3 तक के रेंज को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सीट्स और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे सीट 1 को और शिफ्ट दबाकर हम सीट 3 तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और सीट 3 में आने के बाद आप देख सकते हैं सीट 1 कॉलन सीट 3 हो गया है और इसमें किसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ पे नंबर 3 आ गया। तो ये हमारा सीट नंबर 1 हो गया, ये सीट नंबर 2 हो गया, ये सीट नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारे एक्सेल वर्कशीट में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है टाइप। यह फंक्शन डेटा को 5 तरह के नंबर कोड में कन्वर्ट करके दिखाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनिंग और उनके टाइप कोड लिखे गए हैं और यही चीज मैंने यहाँ पे डेटा में समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो रिजल्ट में हम इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे, टाइप, और इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, ये नंबर 1 रिटर्न किया। ये डेटा टाइप नंबर है और नंबर के लिए ये कोड 1 रिटर्न करेगा। अगर हम इसी को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 आया, क्योंकि इसमें जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट के लिए नंबर 2 रिटर्न करेगा। अगर किसी सेल में आपका लॉजिकल वैल्यू है तो उसके लिए नंबर 4 रिजल्ट आएगा। वैसे ही अगर इस फंक्शन में आप किसी एरर वैल्यू को लेते हैं तो वहां पे 16 रिटर्न आएगा और हम इस टाइप फंक्शन के अंदर कोई भी एरे फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो हमें 64 नंबर कोड रिटर्न करेगा। एरे फंक्शन आप देख सकते हैं जो यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एरे फंक्शन होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई नंबर या टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह से तो ये हमें 64 रिजल्ट दिखाएगा।